हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच की क्लासेस में। हूं हरिकिशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच की क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम 12th क्लास के मैथ से एक नया चैप्टर लेके आए हैं, डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे आज? डिटरमिनेंट। आज पढ़ेंगे हम सारणिक को। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था मैट्रिक्स चैप्टर को, ठीक है। उसी से कुछ रिलेटेड होता है सारणिक, डिटरमिनेंट होता है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। डिटरमिनेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि एक रियल वैल्यू देता है। डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि एक रियल वैल्यू देता है, जबकि मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, कोई रियल वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती थी। लेकिन डिटरमिनेंट एक रियल वैल्यू देता है, एक निश्चित मान देता है। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? डिटरमिनेंट्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो एक निश्चित मान देता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, समझते हैं यहाँ पर कि डिटरमिनेंट्स को दिखाने के लिए हम डेल्टा का प्रयोग भी करते हैं, कैपिटल डी का भी प्रयोग करते हैं। यदि हमें एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट इसको शो करने का तरीका ये भी होता है। डिटरमिनेंट्स एक एलिमेंट्स का एक सेट ही होता है, ये एक नंबरों का क्या होता है? सेट होता है ना। लेकिन इसको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है जो कि निश्चित वैल्यू देता है। मैट्रिक्स भी एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता था, लेकिन उसको कोई निश्चित वैल्यू नहीं देता था, जबकि डिटरमिनेंट्स एक निश्चित वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी शो करते हैं और ये इसके अक्षर दिखाने का एक तरीका होता है, ठीक है। यदि हमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए को लिखना हो तो डिटरमिनेंट हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इसके शो करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इन तरीके से हम डिटरमिनेंट को दिखा लेते हैं, सारणिक को दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि डिटरमिनेंट्स में पंक्ति ऑर्डर देखें थोड़ा सा। तो डिटरमिनेंट को इस तरीके से दिखाना है, ये डिटरमिनेंट के दिखाने का तरीका होता है। इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इन हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं रो। क्या बोल देते हैं? रो। पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और यदि ये हमारे वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, अच्छा तो खड़ी लाइनें हो जाए, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन वर्टिकल लाइंस को अपन बोल लेते हैं कॉलम्स। क्या बोल लेते हैं? कॉलम्स। क्लियर हुआ? यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस को पढ़ेंगे हम, यहाँ पर पंक्ति रो पढ़ेंगे, और यहाँ पर वर्टिकल लाइंस को हम पढ़ेंगे कॉलम्स या स्तंभ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर की। क्या बात कर लेते हैं? ऑर्डर। यहाँ पर केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। अर्थात कहने का मतलब डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर फॉर्म पे ही हो सकता है, अर्थात n बाई n ऑर्डर का ही हो सकता है। डिटरमिनेंट केवल और केवल n बाई n ऑर्डर का ही हो सकता है, अर्थात जितनी पंक्तियों की संख्या होगी ठीक उतनी ही कॉलम की संख्या होगी। जितनी पंक्तियों की संख्या होगी ठीक उतनी ही कॉलम की संख्या होगी। क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहां पर देखते हैं ऑर्डर के आधार पर। क्या देखें? ऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाला। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है? तो एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक पंक्ति एक कॉलम हो, एक पंक्ति एक कॉलम हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, ये मॉडुलस नहीं होता है, मापांक नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट। चलिए अगर कुछ ऐसा मान मिल जाए डिटरमिनेंट ऑफ इस प्रकार से -3, और कहता है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, इस सारणिक की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखना ये है, ये मापांक नहीं लिखा है। मापांक एक ऐसी चीज होती है जो कि माइनस वाली वैल्यू को भी प्लस कर देती है, ये जानते हैं आप। जबकि जो डिटरमिनेंट होता है
एक कोटि का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, वो जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हो, चाहे माइनस की लिखी हो या फिर वैल्यू प्लस की लिखी हो, जो वैल्यू लिखी होती है वो हमारा डिटर्मिनेंट ठीक वही वैल्यू देता है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं कि वो समझ लेते हैं कि इसका ये दिया हुआ है, ये सारणी को मापांक दिया होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको सीधे प्लस करा के लिख देते हैं, जबकि ये क्या स्पष्ट बोल देता है कि दिए गए सारणी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। जब सारणी बोल ही दिया है तो आपको समझ जाना है, चाहे माइनस लगा प्लस जो भी लिखा हो वही वैल्यू उसकी आ जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर को। क्या देखते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स क्या होता है? जिसमें दो पंक्तियां दो कॉलम, अर्थात दो रो और दो कॉलम, अर्थात A11, A12, A13, A21, A22, इस प्रकार से एक डिटरमिनेंट लिख दिया हमने। इसमें दो पंक्तियां दी गई हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो दो कॉलम दो पंक्ति हो गया दो ऑर्डर का। इसका विस्तार कैसे करते हैं ये देखें। विस्तार करने के लिए इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन में से सेकंड वाले विकर्ण के मल्टीप्लिकेशन के घटा लेते हैं। क्या बता रहे हैं? फर्स्ट जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है पहला वाला, इसके एलिमेंट के गुणन में से दूसरे वाले विकर्ण के गुणन को घटा लेते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है, आप समझेंगे। यहाँ पर A11 इसका मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो A22 घटा लेना हमें दूसरे वाले विकर्ण के एलिमेंट के गुणन को, तो A12 समझ आया? इसका गुणा कराया और इसका गुणा कराया, घटा दिया। एक एग्जाम्पल से समझे नंबर्स के, ऐसे लिख लिया हमने 4102 लिख लिया। इसका वैल्यू फाइंड करना हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, तो इससे गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 माइनस इसको घटा लेंगे, तो क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू क्या बचेगा 8। क्लियर हो रहा है? इस प्रकार से हम 2x2 ऑर्डर का विस्तार कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब बात कर लेते हैं अगले ऑर्डर, 3 ऑर्डर की, अर्थात यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें 3 पंक्ति 3 कॉलम होते हैं, समझ पा रहे हैं? 3 पंक्ति और 3 कॉलम हो जाते हैं बेटा, तो वो चीज क्या हो जाती है आपकी 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहलाने लगता है। इस प्रकार से कुछ ये लिख दिया हमने, समझ आया? R1, R2, R3, C1, C2, C3। समझ आया आपको? अब 3x3 ऑर्डर का जो यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट लिखा है, 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को 6 प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अर्थात दिए गए इस 3x3 मैट्रिक्स को 6 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। 6 प्रकार से कैसे कर सकते हैं सर? 3 तो पंक्तियों के सापेक्ष कर सकते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष, या फिर दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, पहले कॉलम के सापेक्ष, दूसरे कॉलम के सापेक्ष, या फिर तीसरे कॉलम के सापेक्ष। अर्थात कहने का मतलब हम इस प्रकार से 3 पंक्ति के रिस्पेक्ट में और 3 कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर विस्तार कैसे करना होता है इसको भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखते हैं इसको विस्तार कैसे करते हैं। मान के चलते हैं इस वाले पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष चलते हैं, इस पंक्ति के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ से चलेंगे A11 ये निकालना है, तो A11 वाले एलिमेंट को हम किससे दिखाएं? कुछ इस प्रकार से A11 इस वाले को इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 को निकाल रहे हैं तो A11। अब क्या निकलता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे चिन्हों पे ध्यान देंगे। पहले -1 की पावर i प्लस जे हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था कि चिन्ह किस प्रकार से लेना होता है, -1 पंक्ति संख्या प्लस कॉलम की संख्या। अब इसके बाद A11 को निकाल रहे हैं, लिखेंगे A11। अब
यहाँ पर कैसे ज्ञात करना होता है कि हम जिस पंक्ति को, जिस एलिमेंट को ले रहे होते हैं वो जिस भी कॉलम में हो और जिस पंक्ति में हो, जिस रो में आए और जिस कॉलम में आए, उस पंक्ति को हटा दो, उस स्तंभ को हटा दो। जैसे कि हम इस एलिमेंट को निकाला हमने पहले वाले में, तो ये पहली पंक्ति में आ रहा है तो पहली पंक्ति को हटा दो, ठीक है। पहले कॉलम पे आ रहा है, पहले कॉलम को हटा दो, ये दोनों हटा दीजिए। जो शेष बचेगा ये वाला एक नया मैट्रिक्स बन गया, सब मैट्रिक्स बन रहा है, ओ सॉरी सब डिटरमिनेंट बन रहा है, सब डिटरमिनेंट उप सारणी बन रहा है। अब इस वाले का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या बच गया, A22 A23 A32 और यहाँ पर A33। क्लियर हो रहा है। जिस पंक्ति या जिस कॉलम में वो एलिमेंट है जिसको हमें फाइंड करना है, उस पंक्ति को हटा देते हैं, उस कॉलम को हटाते हैं, शेष बने हुए डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 2/2 का एक बन गया। और इसका विस्तार कैसे करते हैं हम, आप जानते हैं, अभी बताया हमने इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, A11 इक्वल टू -1 की पावर, अब पहली बार को ज्ञात कर लें हम 1 को, तो 1 + 1 तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ओके वो A11 इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या बन जाएगा, A22 गुणे A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई बाई A23। हो गया, समझ पा रहे हैं। ऐसे किसी भी एलिमेंट को निकालना है, जैसे कि हमें इसको निकालना है, इस वाले एलिमेंट को A22 को निकालना है, तो कौन सा है, दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति, तो दूसरा कॉलम हटा देंगे, ये वाला कॉलम हटा देंगे, ये वाला दूसरी पंक्ति हटा देंगे, ये पंक्ति हटा देंगे, मतलब इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। क्लियर हुआ। क्या बच जाएगा, ये बचा, ये बचा, यहाँ पर ये आया और ये आया, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 सॉरी डिटर्मिनेंट 1 3 और A31 A33, ये डिटर्मिनेंट बनकर तैयार हो गया। किसको निकाल रहे थे, A22 को, A22। क्लियर हुआ। विस्तार कर लेंगे यार 3/3 का किसी प्रकार से भी हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एक नंबर से लेके एक डिटरमिनेंट को, और बताते हैं कि इसका विस्तार किस प्रकार से करना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक यहाँ पर हम 3/3 का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ये लिया हमने 2 4 1 0 2 1 1 1 4, ये डिटरमिनेंट ले लिया और कहते हैं कि इसका विस्तार ज्ञात कीजिए, एक्सपेंशन ज्ञात कीजिए या डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चाहे आप किसी के सापेक्ष करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, चाहे आप कॉलम के रिस्पेक्ट में कीजिए, चाहे पंक्ति के रिस्पेक्ट में कीजिए, लेकिन उसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे जिसके, चाहे पहली वाली पंक्ति की, चाहे दूसरी वाली, चाहे तीसरी वाली, या पहले कॉलम के सापेक्ष दूसरे कॉलम के, तीसरे कॉलम के सापेक्ष, किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ज्ञात करके देखते हैं। हम चलते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 के रिस्पेक्ट में हम इसको खोलते हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए देखिएगा, R1 के रिस्पेक्ट में क्या ज्ञात करेंगे हम, 2, ऐसे करें, पहली पंक्ति तो ये चला गया, पहला कॉलम 2 ये चला गया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ये बच गया, तो क्या बन के बनेगा हमारा डिटरमिनेंट 2 1 1 4 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, -1 की पावर, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 + 1, तो 1 + मतलब 2, -1 की पावर 2 मतलब प्लस, तो ये हटा दो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, अर्थात इनको सराउंडिंग मान गया, तो 8 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर बचेगा 7, तो 7 40। इस प्रकार से हम विस्तार कर सकते हैं, चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में कर लें तो भी उतना ही आएगा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना ही आएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, कुछ गुणधर्म की बात करते हैं, जिससे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाती है। गुणधर्म का अगर हम यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो क्या पढ़ेंगे आज फिर से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टीज में देखें आप कि यदि हमारा एक डिटर्मिनेंट दिया गया है ए इस प्रकार से, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को पंक्तियों में और कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में, दिए गए डिटरमिनेंट्स के कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में यदि हम परिवर्तन कर देते हैं आपस में एक दूसरे में, तो फिर उस पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंक्तियों को कॉलम में बदल दें, कॉलम को पंक्तियों में बदल दें, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कहने का मतलब जो डिटरमिनेंट दिया गया है इसको हम किस प्रकार से देखें, ऐसे सभी पंक्तियों को कॉलम बना रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, है ना। तो अगर डिटरमिनेंट हमारे इस प्रकार से, तो कॉलम को पंक्तियों कॉलम में बदल देने से उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज कहती हैं कि यदि हम दिए गए डिटरमिनेंट्स के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो कॉलम को आपस में बदल दें, किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस चिन्ह आ जाता है, अर्थात साइन बदल जाता है, उसका प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस, अर्थात उस पर माइनस लग जाता है। कहने का मतलब हमारे पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे। हमारे कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि एक हमने डिटरमिनेंट लिख दिया ऐसी कुछ, ये हमने लिखा है x y z p q r, सॉरी छोटे अक्षरों से लिखना है, p q r, ठीक है, और m l m n, l m n, ये लिख दिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपस में किसी दो पंक्तियों को या आपस में किसी दो कॉलम को बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो फिर क्या होगा, उसके वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। कैसे हम बदलते हैं, यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2, R1 को R2 पे ले जाते हैं, ऐसे बदलते हैं। क्या बन जाएगा, R2 को ले जाएं तो P Q R X Y Z L M N, तो इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर हो रहा है। चलिए अगली प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो कॉलम्स या दो रो, दो कॉलम्स या दो रो बराबर है, क्या है, इक्वल है, अर्थात उनके एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। किसी डिटरमिनेंट पे दो कॉलम्स या फिर दो रो, इसीलिए इनमें किसी में देखा, अगर ये ऐसा हो जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे क्या कहते हैं, 1 2 3 5 3 4 1 2 3, ये हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है इस प्रकार से। और इस डिटरमिनेंट में आप देख रहे हैं कि R1 और R3 आपस में कैसे बराबर दिख रहे हैं, और जब बराबर दिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू R3, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो।
जीरो। ये बिना विस्तार किए हुए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज के आधार पर लिखना है जब भी कभी ऐसा दिखता है। क्लियर हुआ इस चीज से? चलिए अब अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसको बिगाड़ दें ऊपर से। चलिए चौथी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्या होती है। चौथी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखना ध्यान से थोड़ा सा। यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक कॉलम्स या किसी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, किसी कॉलम्स या किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट आर जीरो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? तो यहां पर क्या लिखा है, हम क्या बता रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि किसी डिटर्मिनेंट की अगर कोई एक पंक्ति या कोई एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए, प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे देखें R1 के सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट की जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R1 के सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो। R1 क्या पूरा जीरो है ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से। यदि हम किसी सारणिक में किसी संख्या, किसी पंक्ति या किसी कॉलम में मतलब गुणा कराते हैं किसी अदर नंबर का, अर्थात किसी कांस्टेंट का, है ना। जैसे एक सारणिक लिखा हमने जी, इसमें हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं KA1 B1 C, KA2 B2 C2 C2, इस पर KA3 B3 और C3, ये सारणिक लगा। तो यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी कॉलम पे किसी एक के नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी ही गुनी हो जाती है जितने का हम उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 2 का गुणा कराया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 2 का गुना हो जाएगा, 4 का कराएंगे तो 4 गुना हो जाएगी। तो ऐसे में उससे क्या करते हैं, इस कॉमन नंबर्स को बाहर निकाल लेते हैं, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 निकल आया। तो ये जो नंबर्स होता है इसका क्या होता है, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे किसी कॉलम में हो क्या किसी स्तंभ में हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है इस चीज की? इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स को जाना और डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को जाना, डिटर्मिनेंट्स के विस्तार को जाना। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? इस प्रकार से हमने यहाँ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा। अगले लेक्चर में अगली बात करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और यहाँ पर मैथ और फिजिक्स को कंप्लीट करने के लिए 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए ऐसी क्लासेस है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार से नए नए वीडियो पर डे अपलोड होते रहते हैं। तो आप 2021 यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।